हेलो सीएमए के बच्चों। दोस्तों सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक बहुत ही सुपर जर्नी आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है, जो कि है आप लोगों का सीएमए कोर्स। दोस्तों ये जर्नी आप लोगों की सुपर होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ये जर्नी काफी आसान नहीं होने वाली है, बट ये जो चैलेंजेस आप लोग जब इसको ओवरकम कर जाओगे, जिस दिन आप लोग एक सक्सेसफुल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, ट्रस्ट मी गाइस, ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव मेड विल बी वर्थ इट। तो ये जर्नी के लिए मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन होने वाला हूं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे जीएसटी, जिसको आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं, वो सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूं। मैं कुछ मेरे बारे में आप लोगों को बता देता हूं। मैं हूं सीए करण जतीजा और मैं पिछले 7 ईयर से जीएसटी यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीए इंटर एंड सीएमए इंटर के बच्चों को। और साथ ही साथ में मेरा खुद का एक छोटा सा जीएसटी के अंदर स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिस भी है, जिसके अंदर मैं रियल लाइफ के केसेस करता हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट वगैरह में जाता हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली ये भी मालूम है कि जो बुक में लिखा है वर्सेस जो रियल लाइफ में होता है, उसका जो ब्रिज है वो ब्रिज आप लोगों तक कैसे पहुंचाना। नो डाउट ये सब्जेक्ट आप लोगों का बाय द एंड ऑफ द बैच फेवरेट तो होने वाला है, आप इसके अंदर मार्क्स तो स्कोर करने वाले हो, बट जो आप लोगों को प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलने वाली है, जो रियल लाइफ के मैं एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को वो सब स्टोरी सुनने में। यस, मेरा मेन फोकस आप लोगों को पहले तो एग्जाम को क्लियर कराना है ये, और ट्रस्ट में ये लेक्चर्स कंप्लीट करने जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग खुद कॉन्फिडेंट रहोगे कि जीएसटी में तो आप पास होने वाले हो, नो डाउट। बट मैं आप लोगों को रियल लाइफ के लिए भी रेडी करने वाला हूं, क्योंकि सीएमए के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है जीएसटी प्रैक्टिस के अंदर। तो यस, मैं उसका बेस आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्ड करने के लिए आया हूं। तो चलो लेट्स कम टू द सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे सर सीएमए का पेपर पैटर्न क्या है, उसको समझ के लेंगे। तो यहां पे ये जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है, ये आप लोगों का है पेपर नंबर 7। टैक्सेशन ऑल टुगेदर दो सब्जेक्ट्स को बना के मिला हुआ है। पहला है आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको मेजरली हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक है सर, मार्क्स की एलोकेशन की बात करूं तो दोनों को यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया गया हुआ है, डीटी 50 मार्क्स है और आपका जीएसटी 50 मार्क्स है। अभी बात करते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानना। तो सबसे पहले आपको 30 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलने वाले, एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे, और 70 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्या देखने मिलने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर दिखने मिलने वाला है ना। तो 70 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए, सॉरी 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया, 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो गया। और कहीं एक सबसे मजेदार बात बोलूंगा, सबसे मजेदार, और देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं जिससे आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग। मालिक एक आधा आंसर गलत हो भी क्या, इन केस नहीं बताता, टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं मिला, कुछ भी लिख के आ गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेंगी। तो यार ये बात तो मेरे को आज ये समझ में आ गई कि सारे बच्चे ऑल 30 एमसीक्यूज तो लिख के आने वाले, सारे 30 एमसीक्यूज तो अपने को लिख के आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। मान लो आपका नसीब बहुत अच्छे से चल गया, एक आधा आंसर नहीं आता रहे, तुक्के में मिल गया तो यू नेवर नो, है ना। तो ये एक सीन है। बाद में 70 मार्क्स के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जहां पे टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 8, और आपको कोई भी उनमें से 5 सॉल्व करने का नहीं, ओनली 5। और ईच क्वेश्चन रहता है 14 मार्क्स के लिए, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये 70 मार्क्स। तो अगर मेरा बोलना है कि आपको 3 क्वेश्चन नंबर नहीं भी आए, 3 तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उतना लिबर्टी दिया, उतने ऑप्शंस दिए अपने पास, है ना। तो पहले 50 मार्क्स का आपका हो गया डीटी, बाद में 50 मार्क्स का हो गया आपका आईडीटी। आईडीटी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे 3 आपके आईडीटी के क्वेश्चंस रहते हैं, 5 आप लोगों के डीटी के क्वेश्चंस रहते हैं। और गाइस ट्रस्ट मी, ये तीनों अपन सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि जीएसटी इतना शानदार तरीके से आप पढ़ के जाने वाले हो कि आपको सब आने वाला है लिखने के लिए, तो आप जीएसटी को तो ऑप्शन में नहीं छोड़ोगे, ये बात मुझे आज ही मालूम है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 42 मार्क्स का यहाँ पे आपका जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, एमसीक्यूज आपके अलग हो गए। तो ये देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है, एक मेरे पास एक सीएमए के इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं अपन, उसके साथ क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इंटरमीडिएट का ये पेपर है, December 25 अटेम्प्ट का यहाँ पे लिया हुआ है मैंने। तो क्वेश्चन जो सेक्शन ए है आपका यहाँ पे, वो आपको कंपलसरी बोला गया भाई, ये आपका एमसीक्यू सेशन है, 2 मार्क्स के लिए एक एमसीक्यूज है, टोटल 15 एमसीक्यूज आप लोगों को अटेम्प्ट करने, यानी कि 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। वापिस से मैं बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को नहीं है।
यानी कि ये 15 तो भाई अपन सारे अटेम्प्ट करने वाले। सर इसमें से डीटी के कितने मार्क्स के, जीएसटी के कितने मार्क्स के, तो उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। यूजुअली जो हम लोगों ने देखा हुआ है ना, तो यहां तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक आप लोगों का डीटी का पार्ट रहता है। उसके बाद में आपका जीएसटी का पार्ट चालू होता है। ये वाला तो एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो डीटी वाला भी क्वेश्चन है, आईडीटी वाला भी है, दोनों जगह पे कॉमन कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे पकड़ के चलो 6-7 डीटी के रहेंगे, 7-8 आप लोगों के जीएसटी के रहेंगे, 1 और 2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता है। एमसीक्यूज गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आपने सिर्फ लेक्चर भी कर लिया, सिर्फ एक बार लेक्चर कर लिया और साथ ही साथ एक बार अगर मेरे साथ रीडिंग कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही आसानी से एमसीक्यूज तो सारे आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद में मैं नीचे अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ जाता हूं तो देखो क्या लिखा है, आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। सॉरी मैंने गलती से 8 बोल दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 से चालू हो रहा, क्वेश्चन नंबर 8 तक एंड आता है, क्वेश्चन नंबर 8 तक एंड आता है, तो मुझे ये बोलना था। यानी कि आपको 5 में से 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं यहाँ पे। यानी कि आपके पास कंप्लीट कंप्लीट 2 क्वेश्चन ऑप्शन में चले जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके किस में चले जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ पे चले जाएंगे, कोई लोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 डीटी है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका डीटी है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका डीटी है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका डीटी है, और क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों का स्कोरिंग वाला पार्ट हो जाता है स्टार्ट। यहां पे हो जाता है स्टार्ट। देखो इतने सालों से ना टीचिंग करने के बाद में एक बात नहीं ये समझ में आ गई कि हम लोग थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट आप लोगों से क्या पूछने वाला है। वो बात का हमें ना अंदाजा आ गया। ये मैं आप लोगों को कभी डे 1 पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर डे 1 पे बताया तो बच्चा क्या बोलेगा कि जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करते हैं बस उतना ही पढ़ के जाऊं ना, मैं बाकी का क्यों पढ़ूं। बट यू नेवर नो इंस्टीट्यूट, अगर उन्होंने कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया तो अपन यहाँ पे पढ़ने वाला सब कुछ ए टू जेड चीज अपन पढ़ने वाले, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर चीजें हैं वो अपन क्लास में 100% कंप्लीट करने वाले। अदर देन दैट मैं बाद में आप लोगों को बाद में बैचेस कंप्लीट होने के बाद में एक एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांट के दूंगा, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब भैया अपने को 100% इसको बहुत ज्यादा अच्छे से 3-4-5-6 बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने ही आने वाला है। फिर बी कैटेगरी भी अपने को अच्छे से पढ़ने का, इसका रिवीजन थोड़ा कम किया तो भी चलेगा। सी कैटेगरी अपने को पढ़ना 100% है उसको भी, बट अगर उसका रिवीजन को ज्यादा टाइम नहीं मिला तो भी चलेगा। यानी कि मैं आप लोगों को बाद में एक सीक्वेंस बना के दे दूंगा कि आपने कौन से टॉपिक को कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, या कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ा तो भी चलेगा। ठीक है, और एक मजेदार बात बोलूंगा आप लोगों को, ये देखो आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे, 14 मार्क्स। गाइस ट्रस्ट मी, ऐसे गिने चुने 7 to 8 क्वेश्चन है, खाली 7 to 8 क्वेश्चन है मैक्सिमम, वो भी जो अपना क्लास का चैप्टर नंबर 1 है ना, ये वाला चैप्टर, इसमें से जो यही 2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम के अंदर दिखने के लिए मिलने वाले। यानी कि अगर आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है ना, जिस दिन चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपके 14 मार्क्स सिक्योर हो गए, 14 मार्क्स सिक्योर है। अभी तक का ये पैटर्न है, जब से इंस्टीट्यूट ने 2022 का नया पैटर्न लाया, हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 अपने को इसी में से देखने के लिए मिला हुआ है। फिर बाद में अगर आप यहां पे देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहां पे ये वाला पार्ट हमेशा आपका कस्टम्स के ऊपर पूछा गया है, हमेशा आपका कस्टम्स का पॉइंट है। यस, इस बार उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वरना हमेशा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता था कस्टम्स के ऊपर हमेशा। सर तो इस बार न्यूमेरिकल नहीं है क्या, नहीं, इस बार है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो वर्किंग नोट्स रहती है ना, उनका सबका एक्सप्लेनेशन मांगा हुआ है। तो टेक्निकली जब बच्चे क्लास के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे 15-20, तो जो उसके वर्किंग नोट्स बनाते हैं ना अपन, बस वही वर्किंग नोट्स के ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। मतलब अगर आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 प्लस अगर आप लोग कस्टम्स कर लेते हो तो आपका 21 मार्क्स तो इधर ही कंप्लीट हो जाता है, और बाकी के बचे हुए चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आएंगे, आपके 21 मार्क्स के लिए आएंगे। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं मैं, एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू नहीं, यहां पे बात किसकी चालू है, डिस्क्रिप्टिव। तो ऐसा भैया पूरा सीन है जीएसटी के पेपर का। सर चलो ये तो समझ में आ गया, अब यार बैच के फीचर्स क्या रहने वाले। तो सबसे पहली बात यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं क्या है, सर आपका 100% इंस्टीट्यूट का मटेरियल अपन क्लास में पूरा 1-on-1 सॉल्व करने वाले। मतलब सर अपन इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ेंगे क्या, तो आंसर इज नो। यस, कुछ बातें जो इंस्टीट्यूट ने उनके फ्लो में लिखी हुई है, मैंने मेरे फ्लो में लिखी हुई है,
उन्होंने उनका स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन किया हुआ है, मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग करना था जिससे मुझे से समझ में आ रहा है कि बच्चों को इजी ग्रास्प हो जाए, तो मैंने एक अलग से बुक बनाया है आप लोगों के लिए, वो बुक आप लोगों को मिल जाएगा। एक तो सर सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मैं ना आप लोगों को ओनली 2 बुक्स देने वाला हूं, दैट्स इट, ओनली 2 बुक्स। वन रहेगी आपकी कंसेप्ट बुक, वन आपकी कंसेप्ट बुक, और सेकेंड रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। कोई थर्ड बुक की यहां पे अपने को जरूरत नहीं है यार। मल्टीपल बुक्स देने से ना आपके अंदर का कंफ्यूजन बढ़ने वाला है। चलो यार आज मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा भी दूं, 5-6 बुक्स में से पढ़ा दूं, उसके बाद में क्या, उसके अंदर आप लोगों को रिवीजन करना है, फिर कंफ्यूजन होगा अभी रिवीजन कौन से बुक में से ही करूं। होता है ना कई बार क्लासेस वाले मेन बुक अलग देते, रिवीजन बुक अलग देते, फिर लास्ट डे रिवीजन की बुक अलग देते, क्यों, क्या जरूरत है उसकी। एक ही बुक पढ़ो, स्टार्ट टू एंड पढ़ो, मास्टर करो ना वो बुक को। इतने अच्छे से अपन ने बुक पढ़ना चाहिए कि अपने को ये मालूम रहना चाहिए कौन सा टॉपिक के बाद में अपने बुक के अंदर कौन सा टॉपिक है, कौन से पेज नंबर पे रादर कौन सा टॉपिक है। इतना अच्छे से एक बुक को पढ़ लो जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। तो अपन बस 2 ही बुक्स पढ़ेंगे, एक रहेगी आपकी कंसेप्ट बुक, दूसरा रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। और कुछ तीसरी बुक की अपने को जरूरत नहीं है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, स्क्रिबल नोट्स। मैं क्लास के अंदर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को स्क्रिबल कराने वाला हूं। देखो यार नोट्स मेरे तो ऑलरेडी बने हुए, बट जब तक कोई चीज आप अपने हाथों से लिखो नहीं ना, वो इतनी माइंड में फिक्स नहीं होती है। तो यस अपन सारे स्टार्स बोल रहे हो या फिर कोई लाइनर्स बोल दो, वन लाइनर्स वगैरह, जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस एडजस्टमेंट्स वगैरह है वो सब मैं आप लोगों को क्लास के अंदर लिखवा के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसे लगता है कि मेनी क्वेश्चन सॉल्व इन क्लास। यार जीएसटी के अंदर है ना, एक मैं आप लोगों को एक फ्रेंकली एक चीज बता देता हूं, जब बैच आप लोगों का भी कंप्लीट होगा ना, आप लोग भी ये बात को देखोगे कि कंसेप्ट सारे आ जाते हैं, सब एक टू जेड जीएसटी लर्न रहते हैं। फिर आप वो मेरे से पढ़ो चाहे इंडिया की कोई भी क्लासेस से पढ़ो, यस फैकल्टी की फ्रीक्वेंसी आपके फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई ना, जीएसटी के कंसेप्ट सबको समझ में आ जाते हैं, नो डाउट। प्रॉब्लम ये आता ना कि क्लासेस के अंदर क्वेश्चन आंसर का सॉल्विंग नहीं कराया जाता है, जिससे बच्चे को कंसेप्ट तो मालूम है, क्या करने का वो कंसेप्ट का, जब तुम्हारे को जो बात मालूम है तुम वो एग्जामिनर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो अपने क्लास के अंदर है ना बच्चों, अपन इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले कि उसके बाद में जब आप लोग एग्जाम के अंदर जाओगे ना, आप बोलोगे क्या ही है ये, इससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने क्लास के अंदर किया हुआ है। मतलब ट्रस्ट नहीं यार, जिस दिन आप लोग पेपर लिखने के लिए बैठोगे ना, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि यार ये नॉर्मल क्लास का ही कुछ तो भी एक आधा पार्ट चल रहा है, कुछ अलग स्ट्रेस टेंशन आप लोगों को नहीं आने वाला है। यस थोड़ी एंजाइटी तो रहती है वो एग्जाम हॉल के, बट जब आप क्वेश्चन एक बार देखना चालू करोगे ना, सारे क्वेश्चन आपके क्लास के अंदर हुए रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा पक्का। फिर आते हैं मैं आप लोगों को देने वाला हूं चैप्टर वाइज ऑडियो रिवीजन। सर चैप्टर वाइज ऑडियो रिवीजन का क्यों हम लोग देने वाले, तो ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका सब कॉन्शियस रिवीजन के लिए। सब कॉन्शियस रिवीजन जब आपको करना पड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास बहुत टाइम है, बट जब आपके एग्जाम के लास्ट के 2 महीने बचे रहेंगे, आपको बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स में स्टडी करनी पड़ेगी, जहां पे आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप पढ़ रहे हो, बट आपकी पढ़ाई हो रही है। मतलब क्या, देखो चाय पीने बैठ गया, एक लेक्चर सुन लिया 10-15 मिनट का, सॉरी टू से बट हाँ जो मैं भी फॉलो करता था, मैंने खुद के ऑडियो रिवीजन मेरे सीए फाइनल के टाइम में बनाए थे। अपन नहाने चले गए, 5-7 मिनट तो लगते, तब तक मोबाइल पे एक ऑडियो रिवीजन चालू कर दिया, बार बार सुनने के बाद ना बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। उसके लिए मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज ऑडियो रिवीजन। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, रादर पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगी, विद डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखने के लिए कि क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, जो क्वेश्चन आंसर्स की हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, क्या वो सही में हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। फिर बात करूंगा वीडियो रिवीजन आप लोगों को मिल जाएंगी सीरीज, जिसके थ्रू आप लोगों का रिवीजन और भी फास्ट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग के मल्टीपल सेशंस लेके आने वाला हूं। देखो यार अपनी बैच है ना पूरी की पूरी ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में तो है नहीं जिसके अंदर आप लोग मेरे से बात कर पाओ। तो डाउट सॉल्विंग के जो सेशंस रहेंगे ना, वो अपने 2 टाइप के रहेंगे। एक तो जो भी आप लोगों को डाउट आ रहे, सबसे पहले आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो askkaran@gmail.com। अब इसके ऊपर मुझे आपका डाउट लिख के भेज सकते हो। डाउट लिखने के टाइम पे ना सबसे पहली मेरी एक रिक्वेस्ट है, डाउट आपका डिटेल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने शॉर्ट में डाउट पूछ लिया, मुझे आपका डाउट ही समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं आपको पूछूं कि और इलेबोरेट करो, या मैंने
आपका शॉर्ट डाउट समझ के कुछ अलग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिया, बट आपका डाउट कुछ और था, वैसा नहीं होना चाहिए। तो 2-5 मिनट ज्यादा लो, डाउट को डिटेल में लिख के आप लोग मुझे बता देना। जब आप लोग डाउट मेरे से शेयर पूछोगे तो उसके साथ में ना आप मुझे आपका कोर्स भी बताना, सीए फाइनल है, सीए में फाइनल है, सीए इंटर है, सीए में इंटर है, क्योंकि यार चारों कोर्सेज में पढ़ा रहे हो, आपके लिए कितना रिलेवेंट है उतना ही डाउट मैं आप लोगों का सॉल्व करूंगा। तो कोर्स बता देना, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट यार आपका अटेम्प्ट भी बता देना, कोर्स के साथ लेवल भी बता देना, इंटर या फाइनल, और आप लोगों का अटेम्प्ट भी बताओ। यार टैक्स ऐसे सब्जेक्ट में हर 2-2, 3-3, 4-4 महीने में अमेंडमेंट्स है, तो अगर आप पर्टिकुलर एक डाउट पूछ रहे हो तो वो अमेंडेड है या नहीं, फिर वो कौन सी प्रोविजन आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? और साथ ही साथ में आपका कोर्स आईडी भी मेंशन कर देना वहां पर, क्योंकि मैं तो प्रायोरिटाइज वही करूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से पहले डाउट पूछे। यस, मैं बाकी के स्टूडेंट्स के भी डाउट सॉल्व करूंगा, बट यार दिन में 24 घंटे ही है, 10-12 घंटे रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं, 2-3 घंटे में ऑफिस में चला जाता है, तो जो डाउट सॉल्विंग के लिए कम टाइम बचता है ना, उसके अंदर मैं पहले मेरे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करूंगा, बाकी बाद में लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंट गूगल मीट्स लेके आऊंगा। फ्रीक्वेंट गूगल मीट्स मैं ना यार ये क्लास ऑनलाइन आप लोगों को दे रहा हूं ना, तो इसका ये मतलब नहीं मैं आप लोगों से ना डिस्कनेक्टेड हूं। यार एक ये ना बड़ा भाई समझो आपका, मैं पूरा टाइम आप लोगों के साथ हूं, नॉट ओनली फॉर योर सीएमए का जीएसटी का जर्नी, बाकी भी बोल दो यार, अगर आप लोगों के सीएमए बनने तक मैं आपके साथ हूं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसा एक फैकल्टी बनूं जो आप लोगों को खाली एक बार मेरा प्रोडक्ट भेज दिया तो अभी तुम तुम्हारे रास्ते में, मेरे रास्ते बिल्कुल भी नहीं। मैं डेट नहीं कमिट कर पाता हूं, शेड्यूल बहुत बिजी है, बट यस एक अपना ग्रुप बनेगा। अगर आप लोग जब भी बाय करोगे अपने ग्रुप बनेगा, ग्रुप के अंदर मेरा इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों के साथ, ग्रुप के अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स जब अपन सब फ्री रहेंगे उसके हिसाब से गूगल मीट्स वगैरह भी अरेंज करवाऊंगा, जहां पे आप लोग मेरे साथ कुछ भी बातें करो यार, जो बातें आप लोगों को करनी है। एक आधा से कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे पढ़ू, हाँ गूगल मीट में ये मत बोलना सर चलो सेक्शन 9 वापिस से पूरा पढ़ाओ, वो नहीं होने वाला है यहाँ पे। बट यार कुछ डाउट्स रह गए, कुछ कंफ्यूजन रह गया, कुछ क्वेरीज रह गई, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ बात प्रेजेंट कैसे करूं वो समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए अपन फ्रीक्वेंट क्या लेंगे आप लोगों के साथ, गूगल मीट्स लेंगे। क्लियर है? तो इतना सब मुझे आप लोगों को देना है। मेरी कुछ छोटी सी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। नंबर 1 डिसिप्लिन, दैट्स इट गाइस। यार अगर आप डिसिप्लिन हो ना, ऐसे समझो आप 80% बन चुके हो सीएम। डिसिप्लिन आप लोगों की रहनी चाहिए। ये ना मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करके इसके लिए बताना पड़ा ना, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन मोड के अंदर है। ऑनलाइन मोड में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या रहता है ना, आज सब जो मैंने लेक्चर अपलोड किया 2 घंटे का, बच्चा आधा घंटा लेक्चर देख लेता है, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, बच्चे ने इंस्टाग्राम खोल दिया, अभी इंस्टाग्राम खोल दिया तो 2 घंटे उसके अंदर चले जाते हैं। फिर बच्चा क्या सोचता है, ठीक है ना आज नहीं हुआ कल देख लूंगा, तो कल उसको अगले दिन के लेक्चर्स तो कंप्लीट करनी है, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है, फिर वो आधे घंटे देखेगा, फिर उसको मैसेज आ जाएगा, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा, बातें ना ऐसे लेट हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी, आप लोगों को नो मैटर व्हाट आपको डेली 1 लेक्चर देखना है, डेली 1 लेक्चर देखना है मिनिमम। देखो यार उस दिन का उस दिन आप लोग लेक्चर कंप्लीट कर दो, टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गया, सर बीमार हूं, घर में शादी है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा, कुछ भी एक आधा एक्सेप्शन दिन आ गया, ठीक है ना, उस दिन नहीं हुआ तो भी चलेगा, नेक्स्ट डे उसको कवर करने की कोशिश कर देना। सेकेंड थिंग मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को करना है डेली रिवीजन। बस जितना अपन ने उस दिन क्लास में पढ़ा बस मेरे साथ में सिर्फ उस दिन रिवीजन कर लो, प्लस साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लो सेम डे। सेम डे गाइस, अगर ये स्टेप आप लोगों ने किया ना, ये स्टेप, तो मैं पर्सनली हमेशा क्या बताता हूं कि सीएमए इंटर के अंदर आपको सब्जेक्ट की 3 रिवीजन होनी चाहिए कम से कम। अगर आप लोग ये मेरे साथ करना चालू कर दोगे ना, तो जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा, जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा, आप 100% जीएसटी का पेपर पूरा सॉल्व कर पाओगे, पूरा। और बाद में फिर आपने 1 या 2 बार रिवीजन कर लिया ना, तो भी आपको जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन आ जाएगा, यानी कि पास तो हो जाओगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आप लोगों को करना है। और लेक्चर के बीच में आप लोगों को 2 बुक्स लेके बैठनी है, 2 न्यू नोटबुक्स, ठीक है। जो आपकी पहली बुक रहेगी ना, वहां पे अपन अपने सारे कंसेप्ट्स को स्क्रिबल करेंगे। कंसेप्ट्स को क्या करेंगे, स्क्रिबल।
मैक्सिमम चीजें मैं मेरे एंड से आप लोगों को यहाँ पे स्क्रिबल करवा दूंगा मेरे एंड से। कुछ चीज ऐसी रहेंगी जो ऑलरेडी मैंने चार्ट अगर मेरे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी एक अगर चार्ट दिया हुआ रहेगा या ऐसे टेबल बनाया हुआ है, चार्ट चैप्टर 2 से मेनली आपके चालू होते हैं, तो वो चार्ट अगर मेरे से लिखने के रह गए तो यस वो आप लोगों को लिखने पड़ेंगे वापिस से। और अगर एक आधा पॉइंट मैंने आप लोगों को बोल दिया कि लिख लो, तो उतना आप लोग उसके अंदर लिख लेना। और साथ ही साथ में सेकंड आप लोगों का मुझे चाहिए एक क्वेश्चन बुक अलग, क्वेश्चन बुक एक अलग से अपना रहना चाहिए, जिसके अंदर मैं मेरे एंड से आपके 75% क्वेश्चन तो क्लास में कराऊंगा। तो आप 100% नहीं कराओगे क्या? नहीं कराऊंगा, नहीं करूंगा, मैं कुछ झूठी बात नहीं करना चाहता हूं, नहीं करूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, मैं 100% करा भी दूं, आप लोगों का ब्रेन कब वो थिंकिंग की तरफ जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ के कैसे उसको इंटरप्रिट करना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। अगर मैं सब करवा दूंगा ना, आप लोगों का थिंकिंग उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये 75% अपना क्लास के अंदर सॉल्व होगा, 25% आप लोगों को क्या मिलने वाला है? होमवर्क। सर अगर इसके अंदर हमें डाउट आया तो क्या? तो डाउट का टेंशन लो ही मत, आपका बड़ा भाई बैठा हुआ है, जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे मैं सब आप लोगों के क्लियर करवा दूंगा। डन डन। तो ये पूरे 20 मिनट में मैंने सिर्फ आप लोगों को बैच के बारे में बता दिया, है ना? क्लियर है यहां तक सबको? चलो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा रियल जीएसटी के साथ। सर सबसे पहले ना यार, ये पूरा पूरा बैच चालू करने के पहले ना दो इंपॉर्टेंट बातें, मतलब यस अभी अपन वी आर नाउ इनटू जीएसटी, अभी बैच वगैरह की सारी बातें मैंने बता दी, अभी अपन कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट सर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यार ये ना अगर कोई 2017 के पहले पूछता ना, 2017 के पहले पूछता, सिर्फ 2017 क्यों? 2017 में जीएसटी इंडिया के अंदर आया, उसके पहले अगर कोई पूछता ना तो मैंने आंसर दिया रहता था गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। देखो ना क्या लिख रहा मैंने, क्या लिखा? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, जीएसटी हो गया। ऐसे गंदे जोक्स क्लास में कोई नहीं मारेगा, ऐसा कोई भी नहीं मारेगा, इसका ये फुल फॉर्म तो नहीं है यार। तो इसका फुल फॉर्म है क्या? देखो जीएसटी ना इंडिया में 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 में आया था। जब आया था ना तब दो पार्टीज यार इंडिया के अंदर, एक जो रूलिंग पार्टी है और एक कौन सी पार्टी? आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है? लेट्स से ये पार्टी बी है और ये पार्टी सी है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से अपना संबंध नहीं रखता, बट ये अज्यूम कर लो रूलिंग पार्टी बी है, ऑपोजिशन सी है, और मैं चाहता हूं ये वाली पार्टी अगले कुछ 10 15 20 साल तक रूलिंग के अंदर रहे, अगर इंडिया की ग्रोथ अपने को सच में देखनी है तो, है ना? चलो ध्यान दो, अपने अपने सबके पॉलिटिकल ओपिनियन। मेरा बोलना है रूलिंग पार्टी कौन सी है आपकी? रूलिंग पार्टी बी थी। तो रूलिंग पार्टी बी वाले लोगों ने, अपने मिनिस्टर्स ने वो टाइम पे रिप्लाई दिया था इन लोगों को, ऑपोजिशन को, क्योंकि ऑपोजिशन वाले जीएसटी को क्या बोलते थे मालूम है क्या? गब्बर सिंह टैक्स। क्या बोलते थे? गब्बर सिंह टैक्स। ऑपोजिशन का ये बोलना रहता था कि रूलिंग पार्टी अपनी मनमारी कर रही है, जैसे वो गब्बर है उसके हिसाब से कर रही है, अपने हिसाब से टैक्स का करिए, टैक्स अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑपोजिशन का काम यार क्रिटिक्स काम है, उन्होंने क्रिटिसाइज करना ही चाहिए ताकि रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रहे एंड वो सही डिसीजन ले या सही से काम करे। अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिक्स किया ही नहीं तो रूलिंग पार्टी के ऊपर तो कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं काम करने का। तो ये उन्होंने ये बोला था। तो इनके रिप्लाई में मालूम है रूलिंग पार्टी के लोगों ने क्या बोला था? जीएसटी का फुल फॉर्म गॉड सेंट टैक्स। क्या बोला था भैया? भगवान ने भेजा हुआ ये टैक्स से। तो ये पार्टी क्रिटिसाइज कर रही, ये पार्टी बहुत फेवर में जा रही थी। सर सब जाने दो ना, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है वो तो बताओ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है यार? जीएसटी का फुल फॉर्म है ना, कई सारे प्रोफेशनल लोगों के मुंह से भी अगर आप लोग सुनोगे, अगर आपके कोई सीनियर रहेंगे जो सीए सीएस सीए में कर रहे हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, या कोई भी नोन पर्सन, आप अगर उनसे भी फुल फॉर्म पूछोगे ना तो उसका फुल फॉर्म क्या बोलेंगे मालूम है क्या? ये जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर यही तो फुल फॉर्म है ना उसका? आंसर इज नो, ये फुल फॉर्म नहीं है। ये एक छोटा सा एक अल्फाबेट जो लोग पढ़ने के टाइम पे स्किप करते हैं ना, वो लोग उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। गाइस ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है आपका?
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर क्या फर्क पड़ता, हम अपन सर्विस बोले या सर्विसेज बोले, क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे को एक बात बताओ ना। तो यार आप है ना अभी एक प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो, कल जाके आप कोई बड़े बड़े कंपनी के सीएफओ बनोगे या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनोगे या आप लोग बिग फोर में काम करने जाओगे, तो ये छोटी छोटी बातें ना वहां पे सब काउंट होने वाली है। आज भले ही आप लोग बोलोगे कि क्या फर्क पड़ता, बट यार इमेजिन जब आप लोग एक लिस्टेड कंपनी के सीएफओ वगैरह बने हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग चालू है या एनुअल जनरल मीटिंग चालू है, आपके सामने 5,000 लोग बैठे, और वो टाइम पे अगर आप लोग ये गलती कर दो ना, आपका इंप्रेशन जीरो हो जाएगा। जो आप 25-30 साल मेहनत करने के बाद में आपका नाम बनाओगे, 10-15-20 साल जो भी साल आप लोग मेहनत करके नाम बनाओगे, एक ऐसी छोटी गलती की वजह से आपका रेप्यूटेशन इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा। मैं भी समझ सकते इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बात अपनी रेप्यूटेशन की है, बात अपन प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, तो यस अपने को क्राउड को आउटस्मार्ट करना है, अपने को खुद अपन कैसे अलग है, अपन उनसे सुपीरियर कैसे, वो बताना ही पड़ेगा। यार मार्केट वैसा है, मार्केट का नियम ऐसा है, तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा। तो यस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी अपन क्लास के अंदर ध्यान देंगे। तो सर ठीक है, चलो जीएसटी का फुल फॉर्म आज से अपन समझ गए क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। ओके नोटेड, नो प्रॉब्लम। सर सेकंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में, क्या आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन है क्या, सर सब बातें समझ गए, हम क्यों जीएसटी पढ़ रहे, हम क्यों जीएसटी पढ़ रहे हैं, ये बात तो बताओ। सर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने वाले, तो हमें आप कॉस्टिंग पढ़ा दो, है ना। अब हमें थोड़ा बहुत एफएम पढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन देना पढ़ा दो, थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा दो, बात खत्म ना। सर हमें जीएसटी क्यों पढ़ाया जा रहा है यार, हमें नहीं पढ़ना जीएसटी, तो हमें सबसे पहले ना रीजन बताओ कि हमने जीएसटी क्यों पढ़ना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर है क्या, क्या ये सेम क्वेश्चन आपके माइंड में है क्या, बताओ, सोचो जरा। सो सॉरी, क्या ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में है क्या। तो यस मैं आज बहुत ही आप लोगों को इसका एक लॉजिकल रीजन देने वाला हूं, एकदम लॉजिकल रीजन कि आप लोगों को जीएसटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। आई एम सॉरी, ऐसे गंदे जोक्स वापिस से क्लास के अंदर नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, नहीं होंगे। सर क्यों पढ़ रहे बताओ ना, सिलेबस में है इसके लिए पढ़ रहे, क्या आंसर इज नो। जीएसटी जब इंडिया में आया था ना, देखो एक कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को अभी एक बार बता देता हूं। देखो जीएसटी इंडिया में कब आ गया था, 1 जुलाई 2017 ये इंडिया में आ गया था। बट पूरे इंडिया में कब से आया था, 8 जुलाई 2017, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इनिशियली जीएसटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो एक्सेप्ट होने के बाद में इंडिया में जीएसटी कब से आ गया था आपका, 8 जुलाई 2017। जब 2017 में जीएसटी लाया गया था ना, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके मिनिस्टर्स ने जो ऑपोजिशन पार्टी के क्रिटिक्स है उनको ये एक बात की गारंटी दी थी कि जीएसटी इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन होने वाला है गवर्नमेंट का, जो कि आपको 1 लाख करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू देने वाला है। कितना रेवेन्यू, 1 लाख करोड़ पर मंथ। मैं लिखूंगा एक बार 1 लाख करोड़ किससे दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 1 लाख करोड़ में 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, इतना मिनिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा जीएसटी से। अपोजिशन पार्टी ने खूब मजाक उड़ाया था, खूब मजाक, बोले 1 लाख करोड़ में जीरो कितने आते मालूम है क्या, बोले हाँ मालूम है 12 आते, 12 चाहते ना, एक बार गिनते देखो, चलो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोले हाँ 12 जीरो आते। तो ऑपोजिशन पार्टी का बोलना था ये कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो सर क्या ये पॉसिबल हुआ, क्या ये पॉसिबल हुआ, आंसर इज यस। जस्ट 10 मंथ्स डाउन द लाइन, यानी कि बात कर रहा हूं मैं अप्रैल 2018 की, दिस वाज द फर्स्ट मंथ जब इंडिया में पर मंथ, साल का नहीं एक महीने का, सॉरी रेवेन्यू कितना था आपका, 1 लाख करोड़। बाप रे, बोलते बोलते भी देखो कैसे तो हो रहा। सर ये सच में क्या, आप झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये रहे अपने फैक्ट्स। क्या दिख रहा है आप लोगों को,
अप्रैल 2018 इंडिया का रेवेन्यू किसके ऊपर चला गया था? 1 लाख करोड़ के ऊपर फर्स्ट टाइम चला गया था। समझ रहे हो क्या? और एक मजेदार बात बताओ क्या, ये देखो यहाँ पे अप्रैल 2025 एक महीने का जीएसटी का रेवेन्यू कितना है यहाँ पे? 2.37 लाख करोड़। 2.37 लाख करोड़। तो अभी आप इमेजिन कर लो यार, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर इतना एक सब्सटेंशियल पार्ट है। तो इसको ना मैं दो पार्ट में बांटूंगा, राधा चलो तीन पार्ट में बांटता हूं मैं इसको, ठीक है। एक ये लॉ वाली टीम, लॉ वाली टीम जिन्होंने लॉ को बनाया, जिन्होंने लॉ को बनाया, जो लोग लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे, जो लोग लॉ को चेक कर रहे यानी कि वेरीफाई कर रहे, और वेरीफाई करने के बाद में करेक्टिव मेजर्स ले रहे। करेक्टिव मेजर्स, ये हो गया लॉ वाला टीम, यानी कि जिन्होंने जीएसटी लॉ बनाया, उसको इंप्लीमेंट करवाया, जो जीएसटी के ऑफिसर्स वगैरह जो लॉ को चेक कर रहे और अगर कोई पर्सन ने गलती की तो उससे वो ठीक करवा रहे। दूसरे हो गए आपके बिजनेसमैन, एक ही मिनट, दूसरे हो गए आप लोगों के बिजनेसमैन जिनको लॉ को फॉलो करना है। लॉ को क्या करना है? फॉलो करना है। कंप्लायंसेस सारे करने हैं, सारे क्या करने हैं? कंप्लायंसेस करने हैं। बट यार ये वाले जो लोग हैं, ये जीएसटी से इतने फैमिलियर नहीं है, इनको जीएसटी इतना समझ में नहीं आता। बट ये वाली टीम की एक्सपेक्टेशन क्या है? ये वाली टीम की एक्सपेक्टेशन क्या है कि इन्होंने सारे कंप्लायंस बराबर करने चाहिए, एंड इनका बोलना है बिजनेसमैन लोगों का कि हमें मालूम ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है? ब्रिज। इनको जो चाहिए वर्सेस इनको जो देने आता है, इसके बीच में का ब्रिज है। और वो ब्रिज कितने रुपीस का ब्रिज है? 22 लाख करोड़ पर एनम। अप्रोक्स सब जाने दो, अप्रोक्स 1.8 लाख करोड़ पर मंथ। ये बड़ा, इतना बड़ा ब्रिज है। तो ये ब्रिज को कौन फुलफिल करेगा? कौन है ये जो सब कंप्लायंसेस को करवाएगा? कोई स्क्रूटिनी आ रही है तो उसको आंसर देगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे क्या नहीं वो देखेगा, एडवाइस देगा, कंसल्टेंसी देगा, सब चीजें चेक करेगा। ये करेगा कौन? उसके लिए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दूसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक सिंगल रीजन है कि आपको, सिंगल नहीं बोल सकते, वन ऑफ द रीजन है कि आपके सिलेबस के अंदर ये सब्जेक्ट रखा गया है। गाइस ट्रस्ट मी, बाय द टाइम आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, सिर्फ जीएसटी, बाकी कुछ भी नहीं, स्पेलिंग को इग्नोर करो, मेरी स्पेलिंग ऐसे बहुत बार गलत होने वाली है, पहले ही आई एम सॉरी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेरी भावना समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ जीएसटी की प्रैक्टिस चालू करोगे और 5 इयर्स जो आपका जेस्टेशन पीरियड है, अगर आप लोग उतना निकाल दोगे, लेट से अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आप लोग किस में चले गए? प्रैक्टिस, या आप लोग चले गए जॉब में। सर अपन ने क्या करना चाहिए? सच्ची बताओ, जो आपका मन है वो करो, जो मन है वो करो, बिंदास करो। यस, अर्ली सीएमए बन जाना, खाली अर्ली सीएमए बन जाना। 21, 22, 23 तक ट्राई करना सीएमए बन जाने का। सर लेट बने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों बातें बताऊंगा आप लोगों को। मैं मेरा एक केस बता देता हूं। आई वॉज 22 व्हेन आई बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 3 महीने जॉब किया, 3 महीने एक सीए फर्म में जॉब किया। कोविड आ गया, मन नहीं लगा, फिर मैंने मेरी खुद की प्रैक्टिस चालू कर दी मेरे होम टाउन में इन द ईयर 2020। हाँ 2020 में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 2 साल मैंने होम टाउन की प्रैक्टिस को सेट किया, साथ में मैं उधर छोटे मोटे क्लासेस लेता था। फिर मैंने मेरा ऑफिस चालू कर दिया पुणे में इन द ईयर 2022, जब मैं यहाँ पे टीचिंग में फुल फ्लेजर आ गया। यार मैं पढ़ा रहा ना बहुत टाइम से हूँ, मैं 2018 से इंटू टीचिंग हूँ। 2018 से जब मैं मेरा सीए फाइनल कर रहा था, बट ये वो मेरा फुल टाइम नहीं रहता था, पार्ट टाइम करता था। फुल टाइम में 2022 में टीचिंग में आ गया। साथ में मैंने मेरा यहाँ पे पुणे का ऑफिस सेट कर दिया। इन बिटवीन मैंने 2 नए बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे, नहीं जमा, छोड़ दिया। आज 28 ईयर्स का हूँ, सब चीज एक्सपीरियंस कर दिया लाइफ में जो करना था, क्योंकि मैं सीए बहुत यंग एज में बन गया था। तो सर जो लेट बनते कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई हैव अ फ्रेंड जिसने सीए को स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज 23, सॉरी 22, जब उसने सीए इंटरमीडिएट दिया था, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आया था। गाइस वो आज 28 ईयर्स का है,
उसने इंटर्नशिप बिग फोर से किया, अभी वो बिग फोर में मैनेजर है। मैनेजर तूफान पैसा कमा रहा, तूफान। और सर आप ठीक ठाक, घर चल जाता है, साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप हो जाती है, 3-4 इंडिया की ट्रिप हो जाती है, और क्या चाहिए, इतना मेरा भी नहीं है। तो नो मैटर व्हाट यू डू इन योर लाइफ, तुम्हारे पास एक बार डिग्री आ गई, तुम लोग पैसा कमाने, उसका टेंशन लो मत। बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो और 5 साल डाउन द लाइन आप आपकी प्रैक्टिस देखते हो ना, आई गेस एक रफली 50 लाख प्लस की तो आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड है इसका मार्केट के अंदर, इतना ज्यादा इसका मार्केट में क्या है, डिमांड है। सिर्फ जीएसटी करोगे, मतलब आपने जिंदगी में एक भी आईटीआर फाइल नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, कॉस्टिंग का एक भी शीट नहीं बनाया आप लोगों ने जिंदगी में, तो भी आप इतनी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो यस, उसके लिए अपने को ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे जीएसटी के साथ। सर सबसे पहले जीएसटी इंडिया में आया कब था? जीएसटी इंडिया में आया था इन द ईयर 2017। अगर मैं बोलूं ना, देखो इंडिया में जीएसटी कब आया इंडिया में, तो उसका आंसर है 1 जुलाई 2017। बट अगर मैं इसको बोलूं और कि होल ऑफ इंडिया को कब से एप्लीकेबल हुआ, होल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर आएगा आपका 8 जुलाई 2017, क्योंकि मालिक जम्मू एंड कश्मीर ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को अडेप्ट नहीं किया था। जम्मू कश्मीर ने बोला था, मतलब ये नो इफ्स बट्स आर्गुमेंट चालू थे, तो उन्होंने फाइनली एडमिट किया जीएसटी को लाने के लिए ऑन 8 जुलाई 2017। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में जीएसटी कब आया था पूरे इंडिया में, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 8 जुलाई 2017। वैसे इंडिया में तो 1 जुलाई, बट पूरे इंडिया को एप्लीकेबल कब से हो गया, 8 जुलाई 2017। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने 2 ट्रांजेक्शन बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन बता रहा हूं। एक एक कंपनी ए लिमिटेड, दूसरी है कंपनी बी लिमिटेड, ठीक है, दोनों बड़े बड़े कंपनी है, दोनों का टर्नओवर है 500 करोड़। दोनों का टर्नओवर कितना है, 500 करोड़। लेट से दोनों क्या सेल करते, कार सेल करते दोनों, ठीक है। ये जो एक कंपनी है ना ए लिमिटेड, इसने इस साल में एक कार बेची, क्या बेची, एक कार कितने की थी, लेट से 20 लाख रुपीस। इसके पास गवर्नमेंट ऑफिसर आया, गवर्नमेंट ऑफिसर बोला आपने कार बेची, बोले हाँ, बोले इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, लेट से 40% से 8 लाख रुपीस। इसने बोला ओके, इसने 28 लाख रुपीस का जो भी बिल वगैरह वो किया, और ए लिमिटेड ने 8 लाख रुपीस गवर्नमेंट को दे दिए। काय का पैसे दिया, ये जीएसटी का पैसा दिया। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 2, अभी यहां पे कौन सी कंपनी आपकी, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने भी एक कार बेची। कार कितने में बेची, यहाँ पे लेट से एक ही सेकेंड ना, $25,000। यहां पे अपने गवर्नमेंट वाले गए और बोले आपको इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। बी लिमिटेड वाला बोला क्या संबंध मेरा आपको जीएसटी देने का, जो करना है करो, मैं आपको जीएसटी पे नहीं करता, जीएसटी पे नहीं करता। ये होगी बैकग्राउंड वाली स्टोरी। अभी मैं थोड़ी सी अगर आप लोगों को इनसाइट्स दूं, तो ये बंदा जो ए लिमिटेड है, ये किधर बैठा था, दिल्ली में। किधर बैठा था, दिल्ली में। बी लिमिटेड वाला जो बंदा है वो किधर बैठा था आपका, न्यूयॉर्क। किधर बैठा था, न्यूयॉर्क। ये ट्रांजैक्शन हुआ है मालिक। बताओ इसमें सही कौन है, देखो पहला वाला ट्रांजैक्शन तो क्लियर है, सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में क्या इंडियन गवर्नमेंट सही बोल रही है या बी लिमिटेड सही बोल रहा है, बताओ, सोचो कौन सही बोल रहा है, आपके हिसाब से सही कौन बोल रहा है। सर ये भी कोई पूछने वाला सवाल हुआ क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे बी लिमिटेड सही बोल रहे हैं। आपका भी आंसर क्या रहेगा, सर बी लिमिटेड सही बोल रहा है ना। इंडियन गवर्नमेंट का न्यूयॉर्क में जाके क्या संबंध आता है जीएसटी मांगने का। ऐसे तो यार कल अमेरिका वाला भी अपने जाके जीएसटी मांगेगा, और जो अपने बाजू के दो गरीब देश है, बेगर नेशंस, बांग्लादेश पाकिस्तान, वो भी आके बोलेंगे कि हमें भी आपके रेवेन्यू में से जीएसटी, तो क्या संबंध आता भाई, क्या संबंध आता। देखो भाई, जान दो, कुछ कुछ बातें लेक्चर के थोड़े से बाद में बात करना चालू करेंगे। तो यहां पे गवर्नमेंट की गलती क्या हो रही है,
गवर्नमेंट की गलती क्या हो रही है, कहने से अगर उसकी गलती बताने की बारी आई गवर्नमेंट की, तो वो अपने ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके जीएसटी मांग रहे, अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके जीएसटी मांग रहे। तो सर गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन एग्जैक्टली क्या है इंडियन गवर्नमेंट का, वो अपने को समझना पड़ेगा। तो आपका ज्यूरिसडिक्शन है इंडिया। आपका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इंडिया। सर आपको इंडिया में जो भी सप्लाई हुआ उसका टैक्स कलेक्ट करना है, आप इंडिया के बाहर का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी किधर एप्लीकेबल है, आपका होल ऑफ इंडिया पे। किधर एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया पे। समझा क्या, क्लियर है यहां तक? चलो ये तो समझ गए। और बताओ, और बताओ सर, यहां पे ना एक लाइन लिखी है, इंडिया इज एक्सटेंडेड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इन वाटर। सर ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाटर वगैरह, मतलब समझा नहीं कुछ। देखो एकदम ध्यान से समझ के लेना एक ट्रांजेक्शन। यहां पे ना एक बंदा है ए लिमिटेड, और यहाँ पे कौन है, बी लिमिटेड। ये लाइन क्यों आई है ना, मैं उसके पीछे का आप लोगों को मतलब समझाता हूं। पहले एकदम एक छोटा सा बच्चों जैसा लॉजिक देके समझाता, फिर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा। दोनों का बिजनेस किधर सिचुएटेड है, गोवा। किधर सिचुएटेड है, गोवा। गोवा मालूम है ना अपने को क्या है, वेट स्टेट। जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है, गोवा वेट स्टेट है। क्यों वेट स्टेट है, हमें बारिश याद होती इसके लिए बोल रहा मैं, बाकी अल्कोहल का मेरा संबंध नहीं है कुछ भी बोलने का, मैंने बारिश की वजह से बोला है। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड है, दोनों गोवा में काम करते हैं, दोनों का काम है मोबाइल बेचना, मोबाइल सेल करना, दोनों का काम है। ए लिमिटेड ने एक आईफोन 17 प्रो मैक्स बेचा, कितने में बेचा, 1,50,000। गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18% से, 1,50,000 का 18% कितना था, 27,000 का जीएसटी लगेगा। ये ट्रांजैक्शन में बोला, क्योंकि ट्रांजैक्शन किधर हुआ है आपका, गोवा में। ठीक है, फिर बी लिमिटेड ने भी क्या बेचा, आईफोन 17 प्रो मैक्स, कितने का बेचा, 1,50,000 का। बट फर्क क्या हो गया, ए लिमिटेड ने ना अपने शॉप से बेचा, किससे बेचा, शॉप। बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने ना गोवा में रहता था, तो एक बीच पे गया, बीच पे जाने के बाद में बोट में बैठा, बोट में आगे गया ऐसे थोड़ा सा समुद्र में, इधर बोट में बैठा, इधर कस्टमर को लेके खड़ा था, इधर वो खुद बैठा था। तो यहाँ पे था सेलर, यहाँ पे था बायर। सेलर ने बायर को दिया मोबाइल, बायर ने सेलर को दिया कंसिडरेशन जो भी मोबाइल का। और अभी जब गवर्नमेंट बी लिमिटेड के पास आया, बोले कि ये ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो बी लिमिटेड ने क्या बोला कि आपने जीएसटी किधर लगा के रखा है, आपके इंडिया पे। इंडिया मतलब गोवा। मैंने ये ट्रांजेक्शन इंडिया में नहीं किया, मैंने ये ट्रांजेक्शन बाहर आके पानी में किया, तो ये इंडिया में हुआ नहीं है, मैं आपको जीएसटी नहीं दूंगा। ऐसा किसने बोल दिया, बी लिमिटेड ने। बताओ अभी गवर्नमेंट क्या करे, अभी गवर्नमेंट करे तो करे क्या, ये आ गया एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। बोलो। समझा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया मतलब क्या, जो भी आपका लैंड मास है ना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपके कहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, जो भी सारे स्टेट्स लिखे हुए वो सब तो है ही है। जो भी सारे यूनियन टेरिटरीज हम लोगों ने बोले वो तो सब इंडिया का पार्ट है ही है। बट ये जो पानी वाला एरिया है ना, कौन सा एरिया, पानी वाला, किधर तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक, हम लोग इसको भी क्या मानने वाले, इंडिया। यानी कि भैया आपने कल जाके ये एरिया में भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया, तो भी उसको क्या माना जाएगा, दैट ट्रांजैक्शन इज मेड इन इंडिया। ऐसा माना जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ है, आपका इंडिया में हुआ है। समझा क्या, क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यहां पे क्या बोला गया हुआ है, इंडिया कहां तक आ रहा है आपका, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया एक्सटेंडेड है। इंडिया मीन्स इट्स टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जो आपके आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सब आएगा। इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड सच वाटर। सर टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या, टेरिटोरियल वाटर यानी कि इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है आपका अप टू 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया।
और फिर उसके बाद में आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट के अंदर जो भी चीजें बताई गई है। सर इसका ना इतना रेलेवेंस अपने को ये याद रखना है कि इंडिया कहां तक एक्सटेंडेड है आपका, 200 नॉटिकल माइल, दैट्स इट, खत्म बात। समझा? क्लियर है? तो 200 नॉटिकल माइल तक पानी आता, पानी के नीचे वाला एरिया और टेरिटोरियल वाटर के पानी के ऊपर वाला एरिया भी, टेरिटोरियल वाटर तक जो भी एयर स्पेस है वो भी किसका पार्ट फॉर्म करता है, आपका इंडिया का पार्ट फॉर्म करता है। इज इट क्लियर? समझा? समझा क्या? तो चलो अपन टैक्सेशन का ना बैकग्राउंड यहां पे समझ के लेते, ठीक है? ये टैक्सेशन का बैकग्राउंड समझने के लिए एक केस स्टडी टाइप इसको अपन समझ के लेते, ठीक है? देखो, इंडिया में ना भैया दो टाइप के टैक्स लगते हैं। पहला लगता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा लगता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका जीएसटी। ये सिर्फ जीएसटी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स भी आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? कस्टम्स आता है, ठीक है? सर ये तो पढ़ के समझ में आ गया, अभी इसका मतलब बताओ। तो देखो, यहां पे ना एक शॉपकीपर है, एक कौन है? शॉपकीपर। और यहां पे ना एक बंदा है, लेट्स से इसका नाम क्या है? प्रणय। अपने प्रणय सर जो कॉस्टिंग बढ़ाते सर है, प्रणय सर ये शॉपकीपर के पास गए और बोले मुझे एक थार गाड़ी चाहिए। महिंद्रा थार सुनिए ना आप लोगों ने, महिंद्रा थार। वो शॉपकीपर बोला ठीक है सर, ये गाड़ी मैं आपको दे दूंगा। गाड़ी की कॉस्ट है 20 लाख और इसके ऊपर 4 लाख रुपीज जीएसटी लगेगा। आपको कॉस्ट कितना आ जाएगा? 24 लाख रुपीज का कॉस्ट आ जाएगा। तो प्रणय भाई ने शॉपकीपर को यहाँ पे कितने रुपीज दिए रहेंगे गाड़ी लेने के लिए? 24 लाख। भाई पैसा बहुत है भाई के पास। भाई बोला लोन वगैरह के झमेले में रुकूंगा नहीं, ये लो 1 स्ट्रोक चेक 24 लाख रुपीज का आपको देता हूं। शॉपकीपर ने इन रिटर्न प्रणय भाई को कितने पैसे की क्या दिया? थार की गाड़ी दी। क्या दिया? थार की गाड़ी। अभी शॉपकीपर के पास टोटल कितना पैसा आ रहा है? 24 लाख रुपीज का पैसा आ रहा है ना? अगर मैं 24 लाख को दो पार्ट में बांटू तो शॉपकीपर का ये 20 लाख रुपीज का प्राइस ऑफ गुड हो गया। प्राइस ऑफ क्या हो गया? गुड्स। और 4 लाख रुपीज का शॉपकीपर के पास क्या आ गया? जीएसटी, यानी कि क्या आ गया? टैक्स कंपोनेंट आ गया। क्या आ गया? टैक्स कंपोनेंट। तो मैं बोलूं ये पैसा उसने सेल्फ खुद के पास रखा रहेगा, फिर उसको जो करना है वो करे, बट वो खुद का पैसा है। और ये पैसा किसका है? गवर्नमेंट। तो उसने 4 लाख क्या किया रहेगा? पेड टू गवर्नमेंट किए रहेंगे। समझा यहां तक? ये हो गया शॉपकीपर का ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। लेट्स से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब हो रहा है? 14 फेब 2026 ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये बंदे ने उसके बाद में अपना आईटीआर फाइल करने के लिए गया। क्या फाइल करने के लिए गया? आईटीआर। कब आईटीआर फाइल कर रहा था ये? लेट्स से 31 जुलाई 2026। थार वाले ने ये कैलकुलेशन किया कि मैंने ये साल में टोटल 100 कार्स बेची, टोटल 100 कार्स। और 100 कार्स बेचने के बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज। और लेट अस अज्यूम कि 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना भरने के लिए आ रहा है? 30 लाख रुपीज का टैक्स पे करने के लिए आ रहा है। तो ये जो शॉपकीपर है इसने वापिस से किसको कॉल किया लास्ट दिन? प्रणय भाई को। किसको कॉल किया? प्रणय भाई को। और बोला प्रणय भाई पहचाना क्या? मैं शॉपकीपर ब्ला 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 बात कर। प्रणय भाई बोले हाँ सर पहचाना ना बहुत अच्छे से, बोलो क्या सेवा। बोले आपको याद है मैंने आपको गाड़ी बेची थी? बोले हाँ याद है सर, बहुत मस्त चल रही है, उसकी वजह से मैंने 3 गर्लफ्रेंड बना के रखी है। मतलब एक टाइम पे नहीं बनाई 3, एक साल में 3 अलग अलग टाइम पे गर्लफ्रेंड्स बन गई है मेरी। तो शॉपकीपर बोलता है चलो बहुत बढ़िया है। तो शॉपकीपर बोले सर मैं ना मेरा आईटीआर फाइल कर रहा था। तो प्रणय बोला हाँ कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, क्योंकि प्रणय भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो शॉपकीपर बोला सर मेरी बात सुनो ना, कि नहीं मेरा एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए करण सतीजा सर करके, वो मेरा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मेरे को आपसे गाइडेंस नहीं चाहिए। बट यार एक बात ऐसी थी, मैं ये सोच रहा था कि सर देखो जब मैंने आपको गाड़ी बेची थी तब उसके ऊपर 4 लाख रुपए का जीएसटी था। कितने रुपीस का जीएसटी था? 4 लाख। प्रणय बोले हाँ ना यार बहुत नुकसान हो गया था मेरा। बोले सर वो बात जाने दो, तो आपने मुझे 4 लाख रुपए दिए थे, मैंने गवर्नमेंट को दिए। मैंने बोला हाँ बराबर है। बोले तो क्या? तो बोले यार सर अभी है ना मैंने जो देखो टोटल है ना मैंने साल में 100 गाड़ी बेची, 30 लाख रुपीज का ना जीएसटी आ रहा है। कितने का जीएसटी आ रहा है? 30 लाख का। तो सर उसके अंदर एक कार तो मैंने आपको भी बेची थी, तो आपका प्रोपोर्शन आ रहा है 30,000 रुपीज। प्लीज मुझे ये अमाउंट को आप ट्रांसफर कर दो,
मुझे आईटीआर भरने के लिए ये पैसा चाहिए, मुझे गवर्नमेंट को देना है। ऐसा कौन बोल रहा है? शॉपकीपर बोल रहा है। बोलो, शॉपकीपर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? शॉपकीपर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? सोचो और फिर बताओ। शॉपकीपर सही बोल रहा है या गलत? सर डेफिनेटली गलत बोल रहा। डेफिनेटली क्या बोल रहा वो? गलत बोल रहा। अब है ना, अभी यहां पे बात को समझना चालू करो। यहां पे ये जो पहले 4 लाख रुपीज का टैक्स लगाया था, 4 लाख वाला किधर गया था अपना 4 लाख, ये टैक्स किसके ऊपर लगाया था? गाड़ी के ऊपर। यानी कि ये अमाउंट का जो टैक्स है ये वाला, ये किसके ऊपर लगा था? आपके गुड्स के ऊपर। के ऊपर लगा था गुड्स। और यहां पे ये जो 30 लाख वाला टैक्स है ये आपके किसके ऊपर लग रहा है? इनकम के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? इनकम। देखो, हो सकता है ये 1 करोड़ का इनकम कल जाके 50 लाख भी रहता या 2 करोड़ भी रहता, तो डिफर करेगा ना। वो अपनी इनकम कमाया हुआ है, अपने वो इनकम कमाया। यहां पे अपने गुड्स जो बेचे ना, गुड्स बेचे उसके ऊपर आपका 4 लाख रुपए का टैक्स था। तो ये वाले केस में जब आप किसी को भी गुड्स या सर्विस बेचते हो, तब आप आपके रेसिपिएंट से टैक्स को कलेक्ट कर रहे हो और आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो 4। अगर मैं यहां पर टेक्निकली एक बात बताऊं, तो शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए दिए, बट शॉपकीपर को ना ये बात का कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि उसने ये 4 लाख रुपए अपने पॉकेट से नहीं दिए। उसने क्या किया था? रेसिपिएंट से पहले ये पैसे लिए थे और फिर गवर्नमेंट को पे किए थे। यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स इनडायरेक्टली, टैक्स क्या बोल रहा हूं मैं? इनडायरेक्टली किसने पे किया है? रेसिपिएंट ने पे किया है। उसको समझा भी नहीं, बट उसने टैक्स पे कर दिया। यार मैं अगर एक सेम बात पूछूं ना अगर आप सभी से, क्या आप लोगों ने जिंदगी में कभी टैक्स पे किया है क्या? आप लोगों ने कभी जिंदगी में टैक्स पे किया है क्या? तो आपका आंसर रहेगा नहीं सर, हम लोग तो अभी छोटे हैं, हम लोग स्टूडेंट है, हमने कभी टैक्स पे किया ही नहीं। तो आंसर ना 100% गलत है। आप लोगों ने भी टैक्स पे किया हुआ है। अगर आप लोग कभी खाना खाने के लिए बाहर गए, होटल वालों को आपने टैक्स दिया, अपने कपड़े खरीदे तो उसको टैक्स दिया, अपने अमेजोन से कुछ मंगाया है आपने उसको टैक्स दिया, अगर आपने ओला उबेर से कभी ट्रैवल किया आपने उसको टैक्स दिया। तो टैक्स आप लोगों ने बहुत बार दिया है, बट यस आपने कभी डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया ना, इसके लिए आपको ये नहीं समझे कि आपने टैक्स दिया है। आपने गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दिया है? कहने से आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। तो ऐसे टैक्स को आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्टली टैक्स रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को दिया है वाया सप्लायर। वाया सप्लायर, जो उसको समझ में भी नहीं आया। वेर एज यहां पे अभी वो पर्सन ने क्या किया? इनकम अर्न किया है, उसको सेल्फ टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसको खुद को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो किसी से रिकवर नहीं कर सकता। इसके लिए जो भी आप लोग इनकम कमाते हो, एक ही मिनट ना, इसके लिए आप लोग जो भी इनकम कमाते हो उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना रहता है उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इनकम टैक्स। वेर एज जब आपने कोई भी सप्लाई किया ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, तो आपने क्या किया रहेगा? रेसिपिएंट से टैक्स को कलेक्ट किया रहेगा, और ये कलेक्टेड टैक्स आपने क्या किया रहेगा? पेड टू गवर्नमेंट। किसको दिया रहेगा? आपने गवर्नमेंट को दिया रहेगा। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? टैक्स इज पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर फ्रॉम अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बायर। अमाउंट किससे रिकवर कर रहे हो आप? बायर से। तो यहां पे आपने इनडायरेक्टली बायर ने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्म आता है आपका जीएसटी। समझा? तो ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है और जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, वो आज आप लोगों को लॉजिक समझा क्या? क्लियर है? याद तक क्लियर है क्या बच्चों? देखो, इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस लगते हैं? 2 टाइप के टैक्सेस लेवी होते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट टैक्स, जो आपके किसके ऊपर लगता है? आपकी इनकम के ऊपर लगता है। और दूसरा कौन सा है आप लोगों का? आपके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका इनडायरेक्ट टैक्स। समझा क्या? समझा क्या? चलो ठीक है सर।
सबसे पहली बात, डायरेक्ट टैक्स को जो डील करता है वो बॉडी को बोला जाता है सीबीडीटी। यहां पे मेरे साथ लिख के चलो आप लोग, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है लिख लो चलो सब लोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्निंग बॉडी है सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्निंग बॉडी है सीबीआईसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये आपका फुल फॉर्म है, इसको लिख लो आप लोग, जल्दी से लिख लो। लिखा? लिखा आप लोगों ने? चलो, तो ये दोनों जो है सीबीडीटी और सीबीआईसी, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, अभी है ना, मेरे को एक बात बताओ, मैंने ना एक बात सोची यार आज, थोड़ा सा ना, तुम क्या अपने लोग हैं ना, तुम्हारे साथ एक बात को ना मैं शेयर करता। मैं बोला यार, पिछले 8-10 साल हो गए, राधर यार अगर मैं मेरी इंटर्नशिप का टाइम पकड़ू तो 12 साल हो गए यार, 12 years मैं जब से काम कर रहा, इंटर्नशिप भी कर रहा हूं, 12 नहीं, 11, 12 जो भी है यार, इंटर्नशिप में काम भी कर रहा, थक गया। उसके बाद में सीए बनने के बाद में 2-2 ऑफिस संभालने पड़ रहे, टीचिंग करना पड़ रहा, इतना सब करने के बाद में कुछ छोटी मोटी चामून मेरे हाथ में आ रही, बस हो गया, मैं होना नहीं जीनी कैसी जिंदगी। तो मैं सोचा यार एक काम करते हैं, अभी है ना अपन थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हार्डवर्क को बाजू में रखते हैं, दो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और अपन इजी वर्क से पैसा कमाते। इजी वर्क से क्या करते हैं, पैसा कमाते, इजी वर्क से पैसा कमाते। तो मैंने क्या सोचा मालूम है क्या, मैंने एक काम करता, मैं एक काम करता, ठीक है, मैं ना यहाँ पे रहता हूँ पुणे में, ठीक है, पुणे का ना एक मेन एरिया है, मेन एरिया जिसको अपन बोलते हैं एफ सी रोड। कौन सा रोड है, एफ सी रोड, एफ सी रोड। मतलब मैं एफ सी रोड पे खड़ा रहूंगा, और जो भी लोग वहां से आ रहे या वहां से जा रहे, मैं सबको जाके क्या बोलूंगा, अगर ये रोड को आपको एक्सेस करना है, ये रोड को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, या यहाँ पे शॉपिंग करनी है, आपको मुझे देना पड़ेगा टैक्स ऑफ ₹100 पर पर्सन। ₹100 का आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा पर पर्सन का। आप मुझे बताओ, क्या मुझे कोई टैक्स देने वाला है क्या, कोई टैक्स देगा क्या? तो सर आंसर इज क्लियर, नो, कोई भी आपको टैक्स नहीं देगा। यार ये रोड पे ना एक दिन में अगर मैं एवरेज निकलूँ ना तो 10,000 लोग आते जाते हैं, तो यार मैंने तो सिर्फ 100 रुपए मांगे, तो 10,000 इंटू 100 कितना होता रही है, लेट से 1 लाख रुपीज पर डे, 30 लाख रुपीज पर मंथ, मस्त इनकम चालू हो जाएगा ना। तो आइडिया तो अच्छा था मेरा, बट नहीं बोल दिया, नहीं देंगे, नहीं हो रहा ये पॉसिबल उनसे, नो। अब क्या करूं? हाँ ठीक है, अगर यहाँ के लोग नहीं दे रहे ना, तो यहाँ के मैं सब शॉपकीपर्स के पास चला गया। किसके पास चला गया, शॉपकीपर्स। उन्होंने बोला सर, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो मुझे डेली के कितने रुपीज देने पड़ेंगे, ₹100 देने पड़ेंगे, तो ही मैं आपको बिजनेस करने के लिए दूंगा, ये टैक्स से लगा रहा हूं मैं आपके ऊपर। ये शॉपकीपर, क्या ये लोग मेरे को पैसा देंगे क्या, पैसा देंगे क्या? आंसर इज नो। बहुत मारेंगे, बहुत बोलेंगे तू है कौन हमसे पैसे मांगने वाला, तो इधर से मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम कट हो गया। ठीक है, अभी मैंने क्या सोचा, देखो ये लोग तो मेरे को पहचानते नहीं ना, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कॉल किया, सबको स्टूडेंट्स को कॉल किया। मैंने भाई देख, अगर तूने बैच लिया है और बैच अगर तुझे कंप्लीट करना है तो तुझे मुझे देने पड़ेंगे टैक्स ऑफ ₹100 पर डे, ₹100 पर डे का टैक्स देना पड़ेगा, तो ही मैं तुझे बैच करने दूंगा। तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे मालूम है क्या, ठीक है सर, नहीं करने की बैच, रिफंड दे दो जो हमने आपको पैसा दिया है, रिफंड दे दो, नहीं करने की बैच। यार प्रॉब्लम क्या हो रहा ना, जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रहा आप उनको दे रहे हो, बट जब करंट सर आप से टैक्स मांग रहे आप उनको दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो क्या, नहीं, शर्म आती करे नहीं बोलने के लिए, शर्म, सर शर्म नहीं आती हम आपको टैक्स दे क्यों, लेकिन तो ये बात तो मैं भी पूछ सकता कि यार आप गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे रहे हो, सर वो गवर्नमेंट है इसके लिए दे रहे हैं। मैंने तो क्या ये कौन सा लॉजिक हुआ, मैं भी तो करूँ ना, इसके लिए मुझे टैक्स दो। क्या ये कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रहा है तो आप टैक्स दे रहे हो, और मैं मांग रहा तो टैक्स नहीं दे रहे? मेरे हिसाब से तो लॉजिक नहीं बैठ रहा।
तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये अपन स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ऐसा क्यों होता है कि जब गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा तब आपको देना पड़ेगा, बट अगर मैंने टैक्स मांगा आपने नहीं दिया तो भी चलेगा। इसका लॉजिक मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चल, तो ऐसा मैं आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोविजंस क्यों आई थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब समझाऊंगा ताकि ये ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने। यार मेरे लिए बहुत इजी रहेगा अगर मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा के आगे चला जाऊँ आप लोगों को, या सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दूं तो, वरना वो मजा मिसिंग रहेगा। तो बस वो आप लोगों का मजा बरकरार रखने के लिए ऐसे थोड़े थोड़े जहां जहां पे जरूरत है, ऑफकोर्स मैं मैच आपका 200 घंटे तक नहीं लेके जाना चाहता, तो जहां जहां पे रेलेवेंट है मैं आप लोगों को सब प्रोविजन के पीछे का ना लॉजिक बताना चालू करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये सब था आज मेरी तरफ से। कल हम लोग इसके पीछे का लॉजिक देखने के बाद में जीएसटी को और डिटेल में समझ करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।